दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पप्पू भकलंडी को जो एक एक्वेरियम साफ कर रहा था। पर क्योंकि वो उसकी सफाई पूरा नंगा होकर कर रहा था इसलिए उसका 9 इंच का हथियार वहां मौजूद सभी लोग देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे। जिसके तुरंत बाद ही पप्पू भकलंडी को वहां से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। आगे वो अपना सामान लेकर एक मछली की दुकान पर जाता है और वहाँ एक लड़की एलिस से कहता है कि मैंने वो एक्वेरियम वाला काम छोड़ दिया है। लड़की कहती है कि सीधा बोलना, उन्होंने तेरी गीण पर लात मार दी। पप्पू भकलंडी कहता है कि तुम शाम को क्या कर रही हो, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पप्पू कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे थोड़े से स्नेल्स दे दो। अब वो लड़की जैसे ही स्नेल्स लेने के लिए पानी में हाथ डालती है, पप्पू भकलंडी कहता है कि मुझे एकदम नीचे वाले चाहिए। वो लड़की अपना हाथ टैंक में और अंदर डालती है, जिससे उसकी सफेद टी शर्ट गीली हो जाती है और क्योंकि उसने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी तो उसकी चूचियां साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। वहीं पप्पू भकलंडी का तो उसे देखते ही खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वो एक बंगले में स्विमिंग पूल की सफाई करने जा रहा था, तभी वो वहां पर उस घर के मालिक बाबू बड़ा बांस को देखता है, जो एक शानदार मालदार लड़की को अपने घर लेकर आता है और उसे बजाने के लिए सीधा अपने कमरे में ले जाता है। जिसके बाद पप्पू एक औरत के घर पर जाता है और उसके गटर की सफाई करने लगता है। दरअसल उस औरत के बच्चे ने अपनी मछली को गटर में गिरा दिया था। अब पप्पू अपनी गीण का पूरा जोर लगाकर इतना हिलाता है कि आखिर में वो गटर भी पानी छोड़ देता है और उसमें से वो मछली बाहर आ जाती है। वहीं वो औरत भी उसके काम से बहुत खुश थी। पप्पू भकलंडी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घोड़ी बना सकता हूँ, लेकिन ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद पप्पू भकलंडी वापस से बाबू बड़ा बांस के बंगले पर जाकर उसके पूल की सफाई करने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पानी के अंदर कुछ तो अजीब सा है। वो उसे देखने जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वो जानवर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान बाबू बड़ा बांस वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि क्यों फालतू में उसकी उंगली कर रहा है। पप्पू भकलंडी कहता है कि शायद ये कोई मछली है जिसके बाप ने अलग अलग जगह पाप किया है। अब उस मछली ने पप्पू को काट लिया था तो बाबू बड़ा बांस उसे अपने बंगले के अंदर ले आता है, लेकिन अंदर आते ही वो उसकी चप्पल खुलवा देता है क्योंकि उसका एंटीक कारपेट बहुत महंगा था। आगे वो उसे अपने एंटीक हथियार दिखाता है और कहता है कि मुझे हथियार कलेक्ट करना बहुत पसंद है। पप्पू भकलंडी कहता है कि मैं तो बस फटे पुराने कच्छे इकट्ठा करता हूँ। जो बात सुनकर बाबू बड़ा बांस सोचता है कि ये तो घना ही चूतिया आदमी है। तभी पप्पू की नजर उसके एक्वेरियम पर पड़ती है। वो कहता है कि भाई ये टैंक तो बहुत ही महंगा होगा, ऊपर से इसमें जो लॉयन फिश है वो $50,000 की है। बाबू बड़ा बांस कहता है कि नहीं, ये 1 लाख की है, लेकिन मुझे इसकी कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरी फेवरेट मछली है। जो कहकर वो हगने के लिए चला जाता है। इसी दौरान उसका फोन बजता है, जिसमें एक लड़की बाबू बड़ा बांस से कह रही थी कि कल मैं न्यूयॉर्क वापस आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ड्राइवर बनो, जिस काम के लिए मैं तुम्हें $25,000 दूंगी। अब ये बात सुनते ही पप्पू भकलंडी की फटकर 64 हो जाती है। वो उसे कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आती हैं, तुम टैक्सी चलाते हो। बाबू बड़ा बांस कहता है कि हाँ यार, कभी कभी चला लेता हूँ। वो कहता है कि फिर तुम उन्हें यहाँ पर ले आते हो और उन्हें घोड़ी बना देते हो। बाबू बड़ा बांस कहता है कि हाँ, जब माल अच्छा मिलता है तो करना ही पड़ता है। पप्पू भकलंडी पूछता है कि ये कौन सी टैक्सी सर्विस है। वो बताता है कि भीड़ के लिंड मैं एक जिगोलो हूँ। पप्पू पूछता है कि ये क्या होता है। वो बताता है कि औरतें पैसे देकर मेरे से अपनी पिंकी पिटवाती हैं। पप्पू भकलंडी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इस साले को तो मजदूरी करने के पैसे भी मिलते हैं। पप्पू से पूछता है कि भाई तुझे ये नौकरी कहाँ से मिली। वो कहता है कि बस भाई चलते चलते मिल गई। आगे पप्पू भकलंडी अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारी मछलियां पाली हुई थी। जिसके बाद वो उनके टैंक में साफ पानी डालता है और खुद नाली का सड़ा हुआ पानी पीता है। कहता है कि जल्दी ही हम इस गटर से बाहर निकलेंगे। अगले दिन वो फिर से बाबू बड़ा बांस का पूल साफ करने उसके बंगले पर जाता है, लेकिन तभी बाबू बड़ा बांस आकर उसे कहता है कि मेरी प्यारी मछली को कुछ हो गया है। पप्पू भकलंडी उसे चेक करता है और बताता है कि पानी में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं इसे तो ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी मछली डिप्रेशन में चली गई है और अगले 48 घंटों में इसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। बाबू बड़ा बांस कहता है कि मुझे कल ही जरूरी काम से 2 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। पप्पू कहता है कि तुम्हारे लिए काम जरूरी है या मछली। बाबू बड़ा बांस कहता है कि फिर क्यों ना तुम ही यहाँ पर रुककर मेरी मछली की देखभाल कर लो। देखो मेरे पास सब कुछ है, खाना पीना है, टेलीविजन है, यहाँ तक कि प्राइवेट पूल भी है, और अगर तुम इन सबसे भी बोर हो जाओ तो मेरी आइटम लोलो डायल है ना, तुम इसकी पिंकी बजा लेना। जो देखते ही पप्पू भकलंडी यहाँ पर रुकने के लिए तुरंत मान जाता है। फिर अगले दिन जाने से पहले बाबू बड़ा बांस पप्पू से कहता है कि मेरी कार का इस्तेमाल मत करना और ना ही मेरे फोन को छूना। पप्पू कहता है कि बिना कार और फोन के मैं टाइम पास कैसे करूंगा। तभी बाबू बड़ा बांस उसे दबोच लेता है और कहता है कि सुन भेड़ के दीने, अगर पीछे से तूने मेरे घर में कुछ भी गड़बड़ की ना तो ये तीर मैं सीधा तेरी गीण में घुसा दूंगा। जो सुनकर पप्पू भकलंडी की फट जाती है और वो कहता है कि साहब आप चिंता मत कीजिए। अब बाबू बड़ा बांस के जाने के बाद तो पप्पू भकलंडी की ऐश हो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए सही पर वो इस बंगले का मालिक बन चुका था। आगे वो
वो वापस उस दुकान वाली लड़की एलिस के पास आता है और उसके सामने लंबी लंबी फेंकने लगता है। कहता है कि मैंने समुद्र के पास एक बड़ा सा बंगला लिया है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी गली के भिखारी भी करोड़पति हो चुके हैं। लेकिन तभी एलिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें फिर भी अपनी पिंकी नहीं दूंगी, जो सुनकर पप्पू भकलंडी उदास हो जाता है। इसके बाद जब वो घर में यूं ही घूम रहा था तभी उसे वहाँ पर 3 अलग अलग रिमोट दिखाई देते हैं। पप्पू उन्हें उठाकर उनके बटन दबाने लगता है, जिससे अलग अलग जगह पर टीवी ऑन हो जाते हैं। तभी आखिरी रिमोट का बटन दबाते ही एक सबसे बड़ा टीवी ऑन होता है और उसमें ठुकाई वाली वीडियो चलने लगती है। पप्पू उसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था और तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो एक लड़की वहाँ पर कुकीज बेचने आई थी। पप्पू कहता है कि मुझे कुकीज खाने का कोई शौक नहीं, लेकिन तभी वो लड़की उस ठुकाई वाली वीडियो को देख लेती है और उसे कहती है कि मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि आप गंदी फिल्में देखकर मुट्ठी मार रहे थे। जो सुनकर पप्पू को ना चाहते हुए भी उससे वो सारी कुकीज खरीदनी पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने लिए नाश्ता बनाता है और जब तक वो बनकर तैयार हो रहा था पप्पू के पिछवाड़े में चूल सी मचती है और वह बाबू बड़ा बांस के जूते पहनकर उसकी तरह उल्टा लटकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उससे वो स्टूल नीचे गिर जाता है। वहीं टोस्टर में रखी ब्रेड में आग लग जाती है और वो आग बढ़ते बढ़ते पूरे किचन में फैलने लगती है। यह देखकर पप्पू जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो बाबू बड़ा बांस के लाखों के एक्वेरियम की गिण मार देता है। फिर वो जल्दी से खड़ा होता है और सबसे पहले वहाँ पर लगी आग को बुझाता है, जिसके बाद वो उसकी महंगी मछलियों को उठाकर उन सभी को अलग अलग जार में डाल देता है और सबसे महंगी वाली को वो मिक्सर में रख देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक एक्वेरियम वाले को बुलाता है जो उसे बताता है कि इस एक्वेरियम को ठीक कराने का खर्चा $3 लाख आएगा। पप्पू की तो ये सुनते ही फट जाती है और वो कहता है कि 2 हफ्तों में मैं $3 लाख कहाँ से लाऊं? क्या ये पैसा मैं किश्तों में दे सकता हूँ? लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। अब बेचारे पप्पू भकलंडी के पास कोई रास्ता नहीं था और तो और उसे बाबू बड़ा बांस के यहाँ पर आने से पहले कैसे भी करके उसकी सभी चीजों को पहले जैसा करना था। अब इस बारे में सोचते सोचते रात हो जाती है और पप्पू भकलंडी वहीं पर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक बाबू बड़ा बांस का फोन बजता है। फोन की दूसरी तरफ एक औरत थी जो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर मेरी सहेली ने दिया, क्या तुम पैसे लेकर पिंकी बजाने का काम करते हो? पप्पू कहता है कि माफ करना पर मुझे ये फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। औरत कहती है कि क्यों ना तुम मेरे घर पर आ जाओ, बाकी की बातें हम वहीं पर कर लेंगे। वो कहता है कि नहीं, मुझे घर पर बहुत काम है। औरत कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें $1000 दूंगी। जो सुनते ही पप्पू भकलंडी की आंखें चार हो जाती है और वो बाबू बड़ा बांस की गाड़ी उड़ाता हुआ सीधा उस औरत के घर पर पहुंच जाता है। वो उसके कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर वो लड़की अपनी गुलाबी खोले उसका इंतजार कर रही थी। कहती है कि मेरी जान जल्दी से मुझे घोड़ी बना दो। लेकिन तभी पप्पू वहाँ पर मजदूरी करने की किताब पढ़ने लगता है। कहता है कि कुएं तक पहुँचने के लिए 2 बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरना पड़ता है और जब कुआं मिल जाए तो सीधा उसकी गहराई में डूब जाना चाहिए। वहीं उसकी बातें सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा औजार 9 इंच से भी ज्यादा लंबा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना औजार मेरे खेत में गाड़ दो। जो कहकर वो उसे दबोच लेती है और वहीं पर चूसना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उन्हें दूसरे कमरे से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। पप्पू कहता है कि वहाँ पर कोई तो है। औरत कहती है कि वो बस मेरा कुत्ता है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पर तभी अचानक वो कुत्ता दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और पप्पू के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वो औरत अपने कुत्ते को कमरे में बंद कर देती है और पप्पू को उसके पैसे देते हुए कहती है कि हम बाकी का काम फिर कभी कर लेंगे। इसके बाद पप्पू भकलंडी वहाँ से एक क्लब में जाता है जहाँ पर उसे एक मस्त माल लड़की दिखाई देती है। पप्पू उसके पास जाता है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बेचारा पप्पू उदास होकर वहाँ से जाने ही लगता है, पर तभी वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि कहीं बाहर चलें। जिसके बाद पप्पू उसे बाबू बड़ा बांस के बंगले पर ले आता है, जहाँ आते ही वो लड़की उसे चूसना शुरू कर देती है। पर तभी पप्पू उसे रोकते हुए कहता है कि पहले हम कुछ लेन देन की बात तो कर लें, मैं $1000 से कम नहीं लेता। लड़की पूछती है क्या मतलब? वो कहता है कि मैं तुम्हारी पिंकी बजाने का $1000 लूंगा। लड़की कहती है तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन रेट तो 5000 का है। पप्पू कहता है कि क्या तुम मुझे $5000 दोगी? लड़की कहती है कि नहीं बे चूतिए, तू मुझे देगा। पप्पू कहता है कि अच्छा मजाक है, चल अब मेरे $1000 निकाल। पर तभी वो लड़की उसे घुसंड मारती है और कहती है कि जल्दी से मेरे 5000 दे। वहीं पप्पू भी उसकी गिण पर मुक्का मार देता है, जिससे उस लड़की का दिमाग घूम जाता है और वो पप्पू भकलंडी को कुत्ते की तरह पेलने लगती है। वहीं अपना पप्पू भी उसका जमकर मुकाबला करता है, पर तभी वो लड़की उसे हवा में उड़कर लात मारती है और फिर उस मिक्सर में रखी हुई महंगी सी मछली को मारने की धमकी देती है। पप्पू कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हम बैठकर मांडवाली कर लेते हैं। लेकिन तभी उस लड़की की नजर बाबू बड़ा बांस की फोटो पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इसकी फोटो कहाँ से आई? पप्पू कहता है क्योंकि ये घर उसका है, मैं तो बस यहाँ पर नौकर हूँ। जो सुनकर उस लड़की की फट जाती है और वह उससे माफी मांगकर वहाँ से निकल लेती है। फिर अगली सुबह पप्पू फिर से टूटे हुए सामान को जोड़ने के काम में लग जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक कालिया दगड़ू दलाल आता है और पप्पू से कहता है कि अपन को तेरी लाश दिख रही है।
अपुन को किसी ने बताया कि तूने बाबू बड़ा बांस के घर की वाट लगा दी, लेकिन तूने तो उसकी पूरी ही गीण मार रखी है। पप्पू कहता है कि मैं उसके आने से पहले सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए। कालिया कहता है कि शायद मैं इसमें तेरी मदद कर सकता हूँ। मुझे कल रात वाली लड़की ने बताया कि तू बड़े ठोकू किस्म का आदमी है। पप्पू कहता है कि मैंने उसे ठोकने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। कालिया कहता है कि मुझे तेरे अंदर वो दम दिखाई देता है जो एक ठोकूलाल में होना चाहिए। पप्पू कहता है कि अच्छा तो तू एक दल्ला है। कालिया कहता है कि दलाल नहीं मैनेजर बोल, और इस मैनेजर की मदद से तू बाबू बड़ा बांस से भी बड़ा बन सकता है। पप्पू कहता है कि नहीं थैंक यू, मेरे पास एक जॉब है, मैं फिश टैंक धोता हूँ। कालिया कहता है कि फिश टैंक धोकर तू सब कुछ ठीक कर पाएगा, और एक बात याद रखना, बाबू बड़ा बांस का गुस्सा बहुत खतरनाक है। मेरे को याद है एक बार मैंने उसके कारपेट पर पानी गिरा दिया था, जिसके बाद उसने मेरे पिछवाड़े में पाइप डालकर पानी चालू कर दिया। साला 2 हफ्तों तक मेरे मुंह से पानी बहता रहा। जो बात सुनकर पप्पू की फट जाती है और वह पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। कालिया उसकी गीण दबाता है और कहता है कि धंधे की जगह थोड़ी ढीली है, इसे टाइट करना होगा। इसके बाद वो उसे पार्लर ले जाता है और उसका मेकअप करवाता है, वैक्सिंग करवाता है और उसे पूरी तरह तैयार करके जिगोलो बना देता है। वो उसे कहता है कि अपने धंधे का सिर्फ एक ही असूल है, कभी किसी लड़की के प्यार में मत पड़ना। जिसके बाद वो उसे उसके पहले क्लाइंट के घर छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब पप्पू उस घर के अंदर जाता है और तभी ऊपर से आवाज आती है कि जल्दी से आ जाओ मेरी जान, मैं ऊपर हूँ। पप्पू जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है तभी वहाँ लेटी एक औरत को देखकर उसकी फट जाती है। तभी वो औरत उसे कहती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी, अगर तुम मेरी सवारी करोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। पप्पू कहता है कि नहीं नहीं, शायद कोई मिस्टेक हुई है, दरअसल मैं तो एक छक्का हूँ और तुमने गलती से एक छक्के को बुला लिया। लड़की कहती है कि अरे यार, वो उंगली कर करके मेरी उंगलियां सूज गई हैं, इसलिए मेरे से गलत नंबर डायल हो गया होगा। अब पप्पू उसके साथ मजदूरी तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो दोनों कोई चूतिया सा गेम खेलकर अपना टाइम पास करने लगते हैं। फिर अगले दिन पप्पू दगड़ू दलाल से मिलता है, जो उसे $5000 देते हुए कहता है कि भाई मानना पड़ेगा तेरे को, आज तक कोई भी टुनटुन को इतना खुश नहीं कर पाया जितना तूने उसे किया है। पप्पू कहता है कि अब बस यार, मैं ये काम और नहीं कर सकता। दगड़ू दलाल कहता है कि भीसड़ी के तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा हथौड़ा है, तो इसका इस्तेमाल तुम लड़कियों को संतुष्ट करने के लिए करो, नहीं तो मैं बाबू बड़ा बांस को बता दूंगा कि तूने उसके घर की क्या हालत करी है। पप्पू कहता है कि रुक जा भाई, मुझे थोड़ा सोचने तो दे। जो कहकर वो सीधा एक होटल के बाथरूम में जाता है, जहाँ पर उसका बाप गटर साफ करने का काम करता था। पप्पू से पूछता है कि पापा, अगर मैं पैसों के लिए किसी औरत की पिंकी बजाऊं तो क्या वो सही होगा? बाप कहता है कि ये तो बहुत अच्छा काम है, तुम्हारी माँ भी यही काम करती थी। पप्पू कहता है क्या? बाप कहता है कि तुम्हारी माँ किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ मुझे चुना और फिर उसने धंधा करना बंद कर दिया और मुझसे शादी कर ली। अब बेचारे पप्पू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सीधा दगड़ू दलाल के पास आता है और कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। कालिया कहता है कि ये हुई ना बात, चल अब जल्दी से अपने अगले क्लाइंट के पास पहुँच। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू अपने दूसरे क्लाइंट के घर पहुँचता है, जो थी ये लंबी सी औरत, जिसका मुंह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। खैर पप्पू फिर भी इसके साथ घूमने के लिए चला जाता है, जिस दौरान हर कोई उस औरत का मजाक उड़ा रहा था। लोग उसे कहते हैं कि तेरी तो बजाने के लिए सीढ़ी लगती होगी। अब वो दोनों कुछ देर ऐसे ही टाइम पास करते हैं और फिर शाम होते ही वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन पप्पू उसकी लेना नहीं चाहता था, तो वह उसके पैरों की मालिश करने लगता है, जिससे वो लड़की पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो उसके घर से बाहर आता है, तभी उसे वहाँ एक पुलिस वाला मिलता है। कहता है कि मेरा नाम पोपट लाल है और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि तुम बाबू बड़ा बांस के बारे में क्या जानते हो? पप्पू कहता है कि मैं तो बस उसके घर की देखभाल करता हूँ। तभी पोपटलाल उसे दबोच लेता है और कहता है कि जल्दी बता वो किन किन लड़कियों की पिंकी बजा चुका है। पप्पू कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। पोपटलाल कहता है कि तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर तूने मुझे उन लड़कियों की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुझे मार दूंगा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू अपने अगले क्लाइंट से मिलने जाता है, जिसका नाम बबली बकचोद था। दरअसल उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इसी के चलते वो जोर जोर से गालियां बकती थी। बबली कहती है कि मेरे इन दौरों की वजह से ही मुझे पब्लिक प्लेस में जाने से मना किया गया है। अब पप्पू से बाहर तो ले आता है, लेकिन बबली पूरे रास्ते सबको गालियां बकती जा रही थी। तभी पप्पू सोचता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इसकी गालियों से किसी को फर्क ना पड़े। जिसके बाद वो उसे बेसबॉल गेम दिखाने ले जाता है, जहां जब दूसरी टीम के प्लेयर्स हार रहे थे तो बबली उन्हें गालियां बकने लगती है। कहती है कि ये सारे चूतिया खिलाड़ी हैं। वहीं उसकी गालियां सुनकर स्टेडियम में बैठे बाकी लोग भी उसका साथ देने लगते हैं और ऐसे करते करते पप्पू आज का पूरा दिन उसके साथ बिताकर उसे संतुष्ट कर देता है। फिर अगले दिन वो अपनी एक और क्लाइंट से मिलने जाता है,
लेकिन इस लड़की को पता नहीं होता कि पप्पू एक धंधे वाला है, क्योंकि इस लड़की की सहेलियों ने उसे एक ब्लाइंड डेट बताकर यहाँ पर भेजा था। लड़की बताती है कि मेरा नाम केटी पेरी है। वहीं पप्पू को तो यकीन नहीं होता कि आज वो इतनी सुंदर लड़की की लेने वाला है। कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बाकियों की तरह अजीब होगी, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। केटी कहती है कि मेरी सहेलियों ने भी तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। पप्पू कहता है कि मेरी एक्वेरियम की दुकान है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, जो सुनकर केटी पेरी खुश हो जाती है। आगे वो दोनों घूमते फिरते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। हम देखते हैं कि पप्पू बकलंडी को केटी पेरी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और वहीं केटी भी पप्पू के साथ समय बिताकर बहुत खुश थी। इसके बाद पप्पू उसे उसके घर छोड़ देता है। वो उसे चूसना तो चाहता था, लेकिन केटी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन पप्पू फिर से अपने अगले क्लाइंट के पास जाता है। इसका नाम कैरल होता है और इसे थोड़ी थोड़ी देर में सोने की आदत होती है। वो बताती है कि मुझे सोने की बीमारी है, इसलिए मुझे बाहर जाने से मना किया गया है, लेकिन पप्पू उसे फिर भी गेम खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। और जब कैरल वो गेम खेलने लगती है तभी वो अचानक सो जाती है। अब ऐसे ही सोते हुए कैरल अपना पूरा दिन बिता देती है और पप्पू बकलंडी बिना किसी मेहनत मजदूरी के उससे अच्छे पैसे ले लेता है, जिसके अगले दिन वो बाबू बड़ा बांस के एक्वेरियम का काम भी शुरू करवा देता है, क्योंकि 3 दिन बाद वो यहाँ पर आने वाला था और उसके आने से पहले उसे सब कुछ वापस ठीक करना था। इसी दौरान वो अपने पुराने क्लाइंट से भी रेगुलर मिलता है और उनके साथ बिना कुछ करे वो उनसे खूब मोटी कमाई कर लेता है। फिर एक रात वो वापस केटी से मिलने उसके घर पर आता है, जहाँ पर वो अपनी अंधी दोस्त रोशनी के साथ रहती थी। आगे वो दोनों बीच पर घूमने जाते हैं, जिस दौरान एक आदमी को टट्टी जाता हुआ देखकर पप्पू बकलंडी को याद आता है कि आज तो उसके बाप का जन्मदिन है। केटी कहती है कि चलो उनसे मिलने चले। पप्पू कहता है कि नहीं, वो काम पर हैं, वो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं। लेकिन केटी फिर भी उनसे मिलने की जिद करती है, तो पप्पू बकलंडी उसे अपने बाप से मिलवाने ले जाता है। यहाँ केटी को देखकर पप्पू का बाप बहुत खुश होता है। कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन इतनी खूबसूरत लड़की की पिंकी बजाओगे। ये तो वाकई में इतनी सुंदर है कि मेरा ही मन कर रहा है कि मैं इसे बजा डालूं। तभी पप्पू कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, पापा काम में बिजी हैं और हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर तभी उसका बाप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं इस खूबसूरत लड़की से बात करना चाहता हूँ जो आज रात मेरे बेटे के लिए घोड़ी बनेगी। केटी कहती है कि हम आपके लिए केक लेकर आए हैं, ये केक आपका फेवरेट है ना। पप्पू कहता है कि चलो अब चलते हैं, लेकिन केटी उसे मना कर देती है। इसी दौरान उस होटल का मैनेजर पप्पू के बाप के पास आता है और कहता है कि भीसड़ी के तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जाकर गटर साफ कर। अब ये बात सुनते ही केटी समझ जाती है कि पप्पू बकलंडी उसे झूठ बोल रहा था। फिर उसके बाप के जाने के बाद पप्पू केटी से माफी मांगता है और कहता है कि मेरा बाप यहाँ पर सिर्फ गटर साफ करता है, लेकिन मुझे ये बात बताने में बहुत शर्म आ रही थी। केटी कहती है कि अरे यार, तुमको पता है मेरा बाप क्या करता है, वो एक एरोप्लेन इंजीनियर है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू का बाप गटर साफ कर रहा था, तभी केटी वहाँ पर उसके लिए केक लेकर आती है, जो देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट जन्मदिन है। इसके बाद जब पप्पू केटी को उसके घर पर छोड़ने जाता है, तभी जाने से पहले केटी उसे कहती है कि तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि आज रात को तुम मुझे घोड़ी बनाओगे। तभी वो दोनों एक दूसरे को चूसते हुए कमरे में आते हैं, लेकिन जैसे ही पप्पू केटी की पिंकी बजाने के लिए उसकी टांगे उठाता है, केटी की एक टांग उसके हाथ में आ जाती है। पप्पू कहता है कि भीड़ के लिंड ये क्या है। केटी कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। जो कहकर वो रोती हुई बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। पप्पू कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लंगड़ी हो, मैं बस जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर केटी को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर धुआंधार मजदूरी करते हैं। फिर अगले दिन जब केटी काम पर होती है, तभी पीछे से पप्पू बकलंडी उसकी सहेलियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं केटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने वो काम भी छोड़ दिया है, मैं केटी से शादी करना चाहता हूँ। तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हें सिर्फ उसकी पिंकी बजाने के पैसे दिए गए थे और वैसे भी वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। ये सुनते ही पप्पू गुस्से में उन्हें कहता है कि तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि उसका कोई दोस्त ही ना हो, और ये लो तुम्हारे पैसे, मैं केटी को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दगड़ू दलाल से मिलता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। दगड़ू कहता है कि फिर बाबू बड़ा बास के सामानों का क्या। पप्पू कहता है कि वो मैं पुराने तरीके से काम करके चुका दूंगा। आगे वो केटी से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बता दिया था कि पप्पू एक धंधे वाला है। पप्पू उसे कहता है कि यार मैंने वो काम छोड़ दिया है। केटी कहती है कि मेरी लेने के लिए तुम्हें पैसे दिए गए थे, इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या बुरा होगा। जो कहकर वो खुद को कमरे में बंद कर
कर लेती है और पप्पू को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू वो धंधे वाला काम छोड़कर वापस से फिश टैंक की सफाई में लग जाता है, जिस दौरान वो बीच बीच में लोगों के गटर भी साफ किया करता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके पास बहुत सारे पैसे कम पड़ रहे थे। वो टैंक बनाने वाले से कहता है कि भाई तुम किश्तों में पैसे ले लेना, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। तभी उसके पास बाबू बड़ा बांस का फोन आता है, जो उसे कहता है कि मैं परसों वापस आ रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ मिली तो मैं तेरी गीड़ में बड़ा वाला बांस डाल दूंगा। जो सुनकर पप्पू घबरा जाता है और फोन काट देता है, लेकिन तभी उसका फोन फिर बजता है। दूसरी तरफ एक औरत होती है जो उसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ, जिसके बदले में मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। अब इतने पैसे सुनते ही पप्पू बकलंडी तुरंत उसे हाँ बोल देता है और कहता है कि बस तुम अपनी पिंकी को तैयार करके रखो, मैं घोड़ा लेकर अभी पहुंचता हूँ। फिर उसी रात पप्पू उस औरत के घर पर पहुंच जाता है, जो साली वही माल थी जिसे कहानी की शुरुआत में बाबू बड़ा बांस बजा रहा था। तभी वो औरत पप्पू को देखकर उसके पास आती है और बिना समय गवाए उसका गन्ना निकालकर चूसने लगती है। लेकिन तभी पप्पू उसे ऐसा करने से मना कर देता है, कहता है कि तुम एक ऐसी माल हो जिसकी लेने के लिए हर कोई तरसेगा, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता। वो औरत कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम पर जो पैसा खर्चा किया है उसकी वसूली तो मैं करके ही रहूंगी। जिसके बाद वो पप्पू बकलंडी को पूरा नंगा होकर उसके सामने डांस करने को कहती है और पप्पू भी वैसा ही करता है। आगे काम निपटाने के बाद जब पप्पू वहाँ से निकल रहा था, तभी उसे वहाँ पर उस औरत का पर्स गिरा हुआ मिलता है, जिसके अंदर उसकी और पोपटलाल की फोटो थी। जो देखकर वो समझ जाता है कि पोपटलाल इसका पति है और वो इसे संतुष्ट नहीं कर पाता, तो ये इधर उधर मुंह मारती रहती है। आगे जब वो उसके साथ होटल से बाहर आता है, तभी वहाँ पर उन दोनों को केटी देख लेती है और पप्पू के मुंह पर चमाट मारकर वहाँ से चली जाती है। पप्पू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर पोपटलाल पप्पू के पास आता है और उसे कहता है कि भीसड़ी के तूने मेरी पत्नी को ही पेल दिया, वैसे भी बाबू बड़ा बांस जेल जाने ही वाला है, अब तो उसके साथ तू भी जेल जाएगा। पप्पू कहता है कि मुझे अब समझ आया कि तू बाबू बड़ा बांस के पीछे क्यों पड़ा था, क्योंकि वो काफी सालों से तेरी पत्नी की मारता आ रहा था। पोपटलाल रोते हुए कहता है कि उस साली को तो 8 इंच का औजार पसंद है, लेकिन मेरा औजार सिर्फ 2 इंच का है, इसलिए वो इधर उधर मुंह मारती रहती है। पप्पू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरी वाइफ का 9 इंच के औजार से कोई लेना देना नहीं है, बस तुझे ये जानना पड़ेगा कि तेरी पत्नी तुझसे क्या चाहती है। जिसके बाद वो उसे वही डांस सिखाने लगता है जिसको देखकर उसकी पत्नी गर्म हो जाया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोपटलाल और उसकी पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, पर क्योंकि पप्पू बकलंडी का नाम बाबू बड़ा बांस से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके साथ साथ पप्पू बकलंडी पर भी केस हो जाता है। फिर अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है, जहाँ पप्पू बकलंडी पर अलग अलग औरतों के साथ पैसे लेकर मजदूरी करने के इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जज कोई फैसला सुनाता, वहाँ पर वो सभी लड़कियां आती हैं जिनके साथ पप्पू बकलंडी समय गुजारा करता था, और वो अपनी गवाही में बताती हैं कि पप्पू बकलंडी ने कभी भी हमारे साथ मजदूरी नहीं करी, बल्कि उसने तो हमें ऐसा फील करवाया कि हम भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हैं, जबकि समाज ने तो हमें कब का धिक्कार दिया था। वहीं उन लड़कियों के बयान सुनने के बाद जज पप्पू बकलंडी को समाज सेवी मानकर उसे बाइज्जत बरी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम केटी को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, पर तभी वहाँ पर पप्पू बकलंडी मरीज बनकर आता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। कहता है कि मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी फटी पड़ी थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, पर विश्वास करो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर केटी भी इमोशनल हो जाती है और उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बाबू बड़ा बांस वापस न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, और वहीं उसके घर पहुंचने से पहले ही पप्पू बकलंडी और सभी लोग मिलकर उसके घर को वापस पहले जैसा कर देते हैं। बस उसकी फेवरेट मछली टैंक में डालनी बाकी थी, लेकिन तभी वो अंधी रोशनी उस मछली का शेक बना देती है, जिसकी कीमत $1,00,000 थी। वहीं पप्पू की ये देखकर फट जाती है। वो भागता हुआ मछली की दुकान पर जाता है और वही मछली खरीदकर कुत्तों की तरह भागता हुआ बाबू बड़ा बांस के घर पहुंचने से पहले ही उस मछली को उस टैंक में डाल देता है। तभी बाबू बड़ा बांस भी वहां पर आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग छुप जाते हैं। वो कहता है कि तुम तो यार घर का अच्छा ख्याल रख लेते हो। पप्पू कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी बाबू बड़ा बांस पूछता है कि ये क्या है, तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे थे? पप्पू कहता है कि हाँ, तुम्हारे आने की खुशी में। जिसके बाद वो उस मछली के शेक को पीने लगता है और कहता है कि साला ये तो बहुत कड़क है। जिसके बाद वो अपनी फेवरेट मछली देखता है जो उसे ठीक लग रही थी, लेकिन तभी वो टैंक अचानक टूट जाता है। पप्पू कहता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए जिगलो बना था, लेकिन मैंने तुम्हारे कस्टमर को छुआ भी नहीं और मैं ये एक्वेरियम को भी ठीक करवा दूंगा। जो सुनकर बाबू बड़ा बांस गुस्सा हो जाता है और उस पर एंटीक हथियारों से हमला कर देता है, लेकिन पप्पू किसी तरह से उनसे बच जाता है। आगे वो उस पर तीर से हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ पर वो मोटी टुनटुन आकर उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है। अब सबको लगता है कि वो
टपक जाएगी, लेकिन उस मोटी को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान वहाँ पर पोपटलाल आ जाता है और बाबू बड़ा बांस से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जिसके बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। तभी कबड़ में से रोशनी और कालिया बाहर आते हैं, जो काफी देर से वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। तभी मजदूरी के बाद रोशनी अचानक देखने लग जाती है। वहीं पप्पू बकलंडी और केटी पेरी अब एक साथ थे और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।